नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। कर्नाटक में विधानसभा इलेक्शन को लेकर के चुनावी संग्राम ने जोर पकड़ लिया है। सभी पार्टियां राज्य में सत्ता पाने की होड़ में अपनी रणनीति तैयार कर रही है, तो वहीं सियासतदान इन दिनों कर्नाटक में डेरा जमाए हैं। चुनावी रैलियां, रोड शो के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं अपनी सरकार बनाने पर जनता की समस्याओं को खत्म करने का वादा भी किया जा रहा है। तो वहीं जनता भी सरकारों का हिसाब किताब देख चुकी है, उसी के आधार पर आने वाली सरकार का चयन किया जाएगा। कर्नाटक के रण में आज से बीजेपी ने कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की शुरुआत की है, यानी कि आज से लेकर अगले 2 दिनों तक बीजेपी के 224 दिग्गज 224 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बागलकोट में चुनावी सभा को संबोधित किया। एससी, एसटी, वोकलिंगा, लिंगायत समुदाय से लुभावने वादे किए। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला है। प्रियंका गांधी ने मैसूर में रैली की, एक बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। लेकिन इन सब के बीच यहां सवाल यह है कि क्या बीजेपी दक्षिण के इकलौते दुर्ग को बचाकर रख पाएगी? क्या बीजेपी को लिंगायत समुदाय का साथ मिलेगा या कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन का रिवाज व दस्तूर जारी रहेगा? इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ पाएं कर्नाटक के इस महा चुनाव में, दक्षिण भारत के इस बड़े चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। एक रिपोर्ट देखिए हमारी, ताकि आप जल्दी से समझ पाएं। उसके बाद बाकी के मेहमानों से आपको मिलवाएंगे डिबेट में आगे। तो दक्षिण की ये जातिगत जो लड़ाई है, किस ओर कर्नाटक के लोग वोट करेंगे ये आने वाला समय ही बताएगा, जैसा कि आपने हमारे रिपोर्ट में भी देखा। लेकिन आपको मेहमानों से मिलवा देते हैं। हमारे साथ टी संकीर्थ प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ेंगे, नीरज मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्रजेश कल्लप्पा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए, मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 पर। और प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े नहीं, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नीरज मिश्रा से, कांग्रेस के प्रवक्ता, जो कर्नाटक में अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। इस बार कहा जा रहा है कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस बाजी में मार ले जाए, लेकिन नीरज मिश्रा जी, कहना अलग बात है कि कांग्रेस बाजी मार ले जाए और करके दिखाना और बाजी को जीत कर दिखाने वाले को ही बाजीगर कहा जाता है। भले ही आरक्षण का मुद्दा जितना भी आप लोग कैश करने की कोशिश करें। नाम तो सुना होगा आपने गाने का। प्रीति जी, मैं आपको याद दिला दूं, आज जहां मैसूर में प्रियंका गांधी जी ने आज भाषण दिया, हम लोग जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो हमने दिवाली उसी मैसूर में मनाई थी। और आने वाले महीने में जिस दिन कर्नाटक का रिजल्ट आएगा तो मैसूर में फिर से दिवाली मनेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ईमानदार सरकार जो 40% कमीशन पर नहीं चलेगी और जनता के लिए काम करेगी, ऐसी एक सरकार बनने जाएगी और उसके लिए दिवाली मनाएगी कर्नाटक की जनता। जहां तक रही रिजर्वेशन की बात, तो मुझे बड़ी हंसी आई और आश्चर्य हुआ कि देश के गृह मंत्री सरे बाजार हजारों लोगों के बीच में कैसे झूठ बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुस्लिम आरक्षण खत्म किया और वोकालिगा, एससी, एसटी, लिंगायत समुदाय को 2-2% इन्होंने आरक्षण दिया। आपको पता है प्रीति जी, पिछले 6 महीने में कर्नाटक में रिजर्वेशन की पॉलिसी में 3 बार चेंजेस किए गए और वो तीनों चेंजेस कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया। आज वोकालिगा और लिंगायत के जो 2-2% की बात है, उसको भी कोर्ट ने कह दिया कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वाइबल नहीं है। तो जो 50% की सीलिंग है उसमें तो आप ये कर ही नहीं सकते। तो देश को गुमराह करने का काम देश के जो गृह मंत्री कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि ये ना करें। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की जातिगत और धार्मिक राजनीति की बात है, हम लोग वो बात बिल्कुल नहीं करते। हम लोग संविधान पर चलने वाले लोग हैं
संविधान की बात नहीं, करेंगे। लेकिन तुष्टीकरण करने का आरोप तो लगता ही है ना, कांग्रेस पर सबसे ज्यादा तुष्टीकरण करने का आरोप लगता है। प्रीति जी, ये तो कहना सूट करता है लोगों लोगों इस को देश को आप मुझे 75 तो नहीं साल कह रहे हैं, में। आप मुझे तो नहीं कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं 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 प्रीति जी, आपको नहीं कह रहा। हाँ। मैं तो उन लोगों को कह रहा हूं जो शायद पढ़ते कम है और ये इस बात को कम समझते हैं कि आज देश 75 साल में अगर नंबर 1 बनने के पायदान पर खड़ा है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान देश की जनता और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का है। तो अगर जो इस बात को नहीं समझता तो उसको मैं तो क्या समझाऊंगा। लेकिन कर्नाटक की जहां तक प्रीति जी बात है, कर्नाटक का जो चुनाव है वो 40% जो सरकार है उसके खिलाफ चुनाव है। वो बोमई साहब जो होम मिनिस्टर रहते हुए सब इंस्पेक्टर की भर्ती में 40% कमीशन लेते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी उनके भी खिलाफ वोट है। कटवा के तौर पर है वहां पर, कैसे बचेंगे आप? गुजरात का चुनाव तो याद ही होगा आपको। ब्रजेश कलप्पा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, ब्रजेश कलप्पा। इस बार आम आदमी पार्टी के, क्योंकि पहली बार चुनाव कर्नाटक में आम आदमी पार्टी लड़ रही है, आप लोग कर्नाटक के गढ़ को, उस किले को भेदने के लिए कितने तैयार हैं आप? या फिर कुछ सीटों से ही संतुष्टि पालेंगे? जैसा कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी तो शुरुआत कर रही है तो उसके लिए 2-3 सीटें जीत जाना ही बहुत बड़ी बात है। सचमुच में आप लोग सीरियस होकर लड़ रहे हैं या फिर नेशनल पार्टी का तमगा मिल गया उसके बाद हम लोग लड़ रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है इस वजह से लड़ रहे हैं? देखिए प्रीति जी, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी इस बार जो है 224 जगहों से लड़ रही है और कुछ कारण से 213 लोग जो है आज चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल है। तो ये एक बात है। और दूसरी बात यह है कि पहली दफा आम आदमी पार्टी जो है इतने बड़े तादाद में इतने सीट्स पे लड़ रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि हमारे जो विश्लेषण है उसके मुताबिक जो हमको लगता है कि आम आदमी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पे जिस पार्टी को हम ठेस पहुंचेंगे वो शायद भारतीय जनता पार्टी होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है जितना हम हमारा जो काम दिखता है और जितना हम काम कर रहे हैं उस पे लगता है कि भाई जो जिसको मार पड़ेगा वो शायद भारतीय जनता पार्टी का होगा। ठीक है, हमारे साथ हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है नीरज मिश्रा भी भ्रष्टाचार के कारण से बहुत नीचे उतर रहे हैं। उस कारण से जो है जिस पार्टी को तेज टी संकीर्थ क्या है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता क्या जुड़ गए हमारे साथ? टी संकीर्थ, आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ, मैं आपको आवाज आ रहा है। ठीक है, टी संकीर्थ जी, लगातार ताबड़तोड़ आपके जो स्टार कैंपेनर्स हैं आज से उनकी बौछार है पूरे कर्नाटक में। संकीर्थ जी, इसका फायदा क्या रिजल्ट्स के दिन 13 तारीख को देखने को मिलेगा? आप लोग देखिए, एक तो होता है माहौल बनाना, वो काम आप लोग कर रहे हैं। आज से आपकी पार्टी माहौल बना रही है। वहां अमित शाह खुद ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, प्रधानमंत्री दक्षिण के दौरे पर हैं, तमाम बड़े बड़े स्टार कैंपेनर जो बीजेपी के हैं वो कर्नाटक में पहुंचे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार 130 के ऊपर जो सीट जीतने वाली है वो मई 10 तारीख के बाद एक 2-3 मुद्दा लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। पहला एक चीज है, हम प्रो डेवलपमेंट के मुद्दा लेकर लोगों के पास जा रहे हैं। जब हम मुख्यमंत्री ने कहा 40 लाख घरों तक हमने पानी पहुंचाने का काम किया, वो तो एविडेंट है। जब हमने कहा, जब मेट्रो का रेल 2018 तक 17.9 किलोमीटर थे, अभी 56 किलोमीटर है, वो एविडेंट है। जब हमने कहा डबल इंजन सरकार के वजह से मैसूर बेंगलुरु का एक्सप्रेस हाईवे होगा, वो भी एविडेंट है। जो डेवलपमेंट का बात भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं वो दिख रहे हैं, लोग को मिल रहे हैं। और मैं कांग्रेस प्रवक्ता का उसका पक्ष में सुन रहा था, उसको बोल रहे हैं 40% भ्रष्टाचार का रफ। मैं सभी प्रवक्ताओं को यही पूछता हूँ, कौन कांग्रेस पक्ष प्रवक्ता और कांग्रेस पक्ष नेता के लिए रोक रहे? वो जाके लोकायुक्त में, नहीं तो हाई कोर्ट में, नहीं तो एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने के लिए। उसके पास कोई सबूत नहीं है। ये सभी बेसलेस एलिगेशंस है जो कांग्रेस लोगों को बेवकूफ कर बनाने के लिए, उसका डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस ऑलरेडी इस चुनाव हार चुके हैं, उसके लिए वो एसडीपीआई का सपोर्ट मांग रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट मांग रहे हैं, और हमारे पास जो लीडर छोड़ के जाता है उसको ले रहे हैं। ये तो एविडेंट है, वो अकेला नहीं जीत सकते। उसके लिए सभी लीडर्स को इकट्ठा करने के बाद भी वो एक कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं हो पाएगा कांग्रेस का।
ठीक है, सैयद जवाद हाथ उठा रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं। नीरज मिश्रा, मैं आती हूँ आपके पास। प्रीति देखिए, अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन ने एक बात कही कि वो उनके पास लीडर नहीं बचे हैं, वो हमारे लीडर को उठा करके अपनी पार्टी के अंदर ले जा रहे हैं। तो ये हमारे पास लीडर है, तो लोग छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस। अरे सुन लीजिए, इतना अच्छी बात रही है। अरे सुना करिए, सामने वाले को अगर सुनेंगे नहीं तो फिर बात कहाँ तक पहुंचेगी। सबर कर लीजिए, अभी सबर कर लीजिए, शांति रखिए। तो अभी आपने मध्य प्रदेश के अंदर क्या करा था, जो ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया थे वो कहाँ से आपने उठाए थे, और आप राजस्थान के अंदर कहाँ से उठाए थे। इससे पहले आपको क्या कर्नाटक के अंदर मैंडेट मिला था? मैंडेट तो आपको नहीं मिला था। हाँ, सरकार वो आपने कैसे बनाई वो सभी जानते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर भी आपको मैंडेट नहीं मिला था, सरकार कैसे बनाई वो भी हम जानते हैं। तो ये मत कहिए कि हमारे नेता उठा करके ले जा रहे हैं। और रही बात कर्नाटक के अंदर, तो कर्नाटक के अंदर आपको पता है परिस्थितियां क्या है। और एक बात और है, जो अगर अभी ही डिसाइड कर लीजिए, फिर बाद में ये ना हो कि वो ऐसी नीति थी और चाणक्य की नीति फेल हो गई है। ये बताइए, अगर कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो हार की जिम्मेदारी माननीय अमित शाह जी की होगी, माननीय प्रधानमंत्री जी की होगी, या फिर से सेहरा जो है नड्डा जी के सर पे बांध दिया जाएगा? क्योंकि हार की जिम्मेदारी तो नड्डा जी की होती है, जीत का सेहरा जो है वो माननीय नरेंद्र आपको मोदी ये जी खबरें कौन देता है कि हार का जो सेहरा है वो नड्डा जी के सर पर सस्ता है या अमित शाह का? आपको ये सब इंटरनल खबर कहाँ से लगती है? मतलब व्हाट्सएप आप भी वही बन गए क्या, व्हाट्सएप से पढ़ के? और ये सब नहीं तो आपको किसने कहा? आपको कहाँ से? चलिए ठीक है, ये तो मीडिया वाले कहते हैं ना, सूत्रों के हवाले से हमें ये पता चल रहा है। आपके पास भी तो होगा कोई सूत्र, या फिर मतलब इस तरह से सीधा नड्डा बोलना, इसका मतलब है आपके पास ऐसा कुछ प्रूफ है? अच्छा, हो गया हार और जीत आपको की जो जिम्मेदारी है सीधा, सुनिए, जीत भी नहीं, हार की जिम्मेदारी सीधे नड्डा जी के सर पे है। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रीति, मैं इससे पहले मैंने हिमाचल के चुनाव को भी, प्रीति मैंने हिमाचल के चुनाव को भी देखा था और गुजरात के चुनाव आपको को भी मतलब देखा जब डांट लग रही थी उन्हें, तो आपको बुलाया गया था कि आइए सैयद जवाद इनके सामने। मतलब नीरज जी भी हंस रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मनीष गुप्ता जी। क्या सुनूं मैं आपको, पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप। मनीष गुप्ता जी, कर्नाटक के चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, डेयरी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने देखा वहां पर किस तरीके से जो दूध के प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर के बहुत चीजें चल रही हैं। लेकिन ऐसे में अब क्योंकि फाइनल राउंड है और इसके बाद कर्नाटक चुनाव 2024 दक्षिण में, या तो आप बीजेपी इन कर जाएगी या फिर सीधे सीधा आउट हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूं राजनीतिक विश्लेषक जब्बार साहब से और बाकी कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सबसे मेरा बड़ा न्यूट्रल सा प्रश्न है, चुनाव ईवीएम से हो रहे हैं, कहीं ईवीएम को बलि का बकरा तो नहीं बनाया जाएगा? हमें यह कंफर्म करके बता दो कि अगर कांग्रेस चुनाव हारती है तो ईवीएम की वजह से तो नहीं हार रही है, कि ईवीएम में वीवीपैट नहीं था तो हैक कर ली, तो बता दो। जीतोगे तो ईवीएम मानोगे या हारोगे तो ईवीएम मानोगे? क्लैरिटी पहले कर दो मेरी, कम से कम ईवीएम के सर पे हार जीत का चेहरा ना बंधे। सर तो बंधेगा या राहुल गांधी का सर तो बंधेगा? अब जीतेंगे तो राहुल गांधी जीतेंगे और हारेंगे तो कांग्रेस की लोकल यूनिट हारेगी। पूरा जोर लगा दिया, इधर से यहाँ तोड़ वहां तोड़, सब तोड़ कर लिया। अच्छी बात है, राजनीति में मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, जिसको जहां मन करेगा वहां जाएगा। लेकिन पहला फैसला मुझे इन सबके मुंह से सुनना है कि ये ईवीएम से ओके है या इनका अभी से प्रोटेस्ट है कि हम हारेंगे, ईवीएम की वजह से हारेंगे। तो पहले ऐसा तो नहीं है कि आज से कांड कुछ और रहते हैं, बाद में ईवीएम पर। आरक्षण का मुद्दा इस बार कितना काम कर जाएगा कर्नाटक चुनाव में, दोनों ही पार्टियों के लिए, कांग्रेस और बीजेपी? देखिए, किसके पक्ष में, किसके पाले में जाकर के ये पूरा आरक्षण का जो मुद्दा बैठेगा? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण खत्म किया, उसको बाद में लिंगायत और एक और समाज में बांट दिया, वोकलिंगम बांट दिया, तो कहीं ना कहीं वो एक मास्टर स्ट्रोक रहेगा, क्योंकि लिंगायत समाज काफी टाइम से जो है आरक्षण की मांग कर रहा है। और इनके जो सबसे बड़ा सेक्ट है उसका नाम है पंचमाशाली। उस पंचमाशाली सेक्ट के नेता हैं येदियुरप्पा, और येदियुरप्पा काफी दबाव है, कम से कम 90 से 100 सीटों पर ये अमेंड अफेक्ट करेंगे। तो अभी जिस तरीके से मुस्लिम आरक्षण खत्म किया और आगे भी मुस्लिम आरक्षण खत्म होगा, इस तरह की बातें चल रही है, तो ये मैसेज जनता में जा रहा है कि कहीं ना कहीं जब मुस्लिम आरक्षण खत्म होगा तो हमारे समाज को आरक्षण मिलेगा, गरीबों को आरक्षण मिलेगा, दलितों को आरक्षण मिलेगा। तो जो आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी तो सेफ प्ले कर रही है,
लेकिन कांग्रेस इसको बहुत ओपनली खेल रही है, जाति का कार्ड खेल रही है। अब हमारे देश का दुर्भाग्य ऐसा हो गया है कि आज से 20 साल पहले देश में जाति का खेल उतरा नहीं था। 80 और 90 के दशक में था, फिर मंडल आयोगों पर ये और वो, हाँ, जातियों का खेल नहीं था। हमारे देश में चुनाव ही जाति का समीकरण पर लड़े जाते हैं। कौन सी चुनाव की बात कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश, जिस तरीके से अच्छा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरा का पूरा जातिगत मुद्दों पर ही चुनाव लड़े जाते हैं। साउथ इंडिया को अगर आप सोचते हैं, दक्षिण भारत को, कि वहां जातिगत मुद्दों पर नहीं लड़ा जाएगा, तो ऐसा नहीं। मुझे लगता है वहां पर भी लोग इन्हीं मुद्दों पर ज्यादा, आपने देखा होगा पिछली बार जितने चुनाव हुए हैं उसमें आप उठाकर देख लीजिए, आप कैसे कह सकते हैं जातिगत मुद्दों पर चुनाव। हालांकि देखिए, वोट जो करेंगे लोग, उनका माइंडसेट आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि साउथ इंडिया में जो लोग हैं उनका जो दिमाग है वो नॉर्थ के लोगों से बिल्कुल अलग सोचते हैं। वो क्या करेंगे किसी को नहीं पता। लेकिन ऐसे में, क्योंकि लगातार आप मतलब इस साल पूरे 5 साल में आप देखिए 3 बार जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदले, ऐसे में इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए अपना गढ़ बचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से ताबड़तोड़ बीजेपी बॉम्बार्डिंग कर रही है कर्नाटक में, ऐसे में ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि क्या आने वाले समय में, यानी कि 10 तारीख को जो वोटिंग्स होंगे कर्नाटक में, वो बीजेपी के पाले में होंगे या फिर अब की बार किसकी सरकार जो तमका है, क्या वहां पर उस सीट पर जाकर कांग्रेस बैठ जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। कर्नाटक के रण में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, इस पर हम डिबेट कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि दिग्गजों का जो जमावड़ा है वो कर्नाटक में सज चुका है। प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं कर्नाटक में, अपने समर्थकों को साधने की कोशिश कर रही हैं लगातार। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों ही कर्नाटक के दौरे में, और ऐसे में आप प्रियंका गांधी को देख सकते हैं अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाकर आप देखिए, लोगों को देखकर अभिवादन कर रही हैं। और साथ ही ये अपील कि इस बार कर्नाटक के इस चुनाव में और कर्नाटक की कुर्सी पर कांग्रेस को बिठाया जाए, कांग्रेस को मौका दिया जाए। और रैलियों का दौर भी चल पड़ा है। बीजेपी एक तरफ ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर कर्नाटक चुनाव से। नजर आ रही हैं, और कर्नाटक का ये चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होता नजर आ रहा है, क्योंकि एकमात्र किला बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में कर्नाटक, और दूसरी तरफ कांग्रेस एक बार फिर से अस्तित्व में आने की पूरी कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि क्या इस बार कांग्रेस कर्नाटक के इस चुनाव में
जीत हासिल कर पाती है या फिर नहीं। तो प्रियंका गांधी कर्नाटक में रोड शो करती हुई आपको दिखाई पड़ रही होंगी। ऐसे में भीड़ तो बहुत है, लेकिन सवाल अहम है कि क्या इस भीड़ को वोट में तब्दील कर पाएंगी प्रियंका गांधी। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ टी संकीर्त हैं, उनसे एक महत्वपूर्ण सवाल जानना चाहूंगी मैं। ओबीसी मुसलमानों के 4% कोटे को वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय के बीच बांट दिया गया, आप लोगों को इससे कितना फायदा होगा? देखिए, कहीं फायदे के चक्कर में नुकसान तो नहीं कर लिया आप लोगों ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज को जो आरक्षण ओबीसी में नहीं मिलना, उसको हम हटा के लिंगायत और वोकलिगा को 2-2% बांटे हैं। ये हमारा स्टैंड है। ये हम सोशल इंजीनियरिंग और सोशल जस्टिस के नाते में कौन सिर्फ भाषण करते हैं, हम उसको करके दिखाया है। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। और जो SC ST का जो दलितों का वो आरक्षण का जो मुद्दे थे, सभी बोल रहे थे ये पेंडोरा बॉक्स, ये 40 साल से ऐसे ही पड़ा था। जब कांग्रेस का गवर्नमेंट संपूर्ण बहुमत का सरकार था 2013 से 2018 तक, वो स्वयं घोषित गोल्डन एरा कहते हैं, वो क्यों नहीं कर पाया? क्यों? उसका इच्छा नहीं, क्योंकि उसके पास इच्छा नहीं था। दलितों का कोई अवसर उसको नहीं चाहिए था, सिर्फ उसको अपीजमेंट और वोट बैंक के लिए कांग्रेस दलितों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन हमने जो कहा, आरक्षण का मुद्दा लेकर आरक्षण का जो प्रॉमिस किया था, हमने वो करके दिखाया है। ये जरूर हम लोगों तक पहुंचाएंगे। ये सबका मन में ये इश्यू चल चुका है, इसके ऊपर हमको राजकीय नीरज मिश्रा, ओबीसी मुसलमानों के 4% कोटे को वोकालिंगा लिंगायत समुदाय में बांट दिया गया है। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की 2 नई श्रेणियों की घोषणा हुई है। 4% कोटा समाप्त करते हुए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में किया गया है। प्रीति जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता और जो गुप्ता जी बैठे हैं पैनल पर, जो आरक्षण को मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, उन्हें बता देता हूं कि कर्नाटक की ही हाई कोर्ट ने इनके जो पिछले 6 महीने में 3 प्रयास रहे आरक्षण में हेरफेर करने के, उनको रोक दिया है। ये जो मुस्लिम आरक्षण खत्म करके आज वोकालिंगा और लिंगायत की आप बात कर रहे हैं, उसको भी कोर्ट ने कहा कि ये होने वाली चीज नहीं है, तो आप इसको छेड़छाड़ मत करिए। ये सिर्फ क्योंकि चुनाव है और आधी अधूरी जानकारी परोसने का काम नेता लोग कर रहे हैं, तो वो आधी अधूरी जानकारी परोसी जा रही है। कर्नाटक में आज भी यथास्थिति मेंटेन्ड है, जिसके अंदर मुस्लिम आरक्षण 4% जो है वो वहीं पर है। ये कोर्ट का आदेश है। अब एक बात प्रीति जी, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता ने बात कही कि कांग्रेस के पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं एक नाम इनको याद दिला देता हूं, संतोष पाटिल। शायद इनके दोस्त भी रहे हो, इनके साथ काम किया हो। ये वही कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने आत्महत्या की और कहा कि ईश्वरप्पा और भाजपा की कर्नाटक की सरकार मुझसे 40% कमीशन मांग रही है। मैं तो भाजपा का कार्यकर्ता हूं। और सिर्फ संतोष पाटिल नहीं, टी राजेश, मिस्टर राजेंद्रन, ऐसे 3 कॉन्ट्रैक्टर जो भाजपा से जुड़े हुए थे, उन्होंने आरोप लगाकर प्रधानमंत्री को कहा कि हमारी मौत के कारण भाजपा के नेता हैं। रूपसा, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की वहां स्कूल की बॉडी है, उसने कहा कि बच्चों के लिए हम जो शिक्षण संस्थान चलाते हैं, वहां पर काम करने के लिए सरकार हमसे 30% कमीशन मांगती है। और ये छोड़िए प्रीति जी, ये तो धर्म के ठेकेदार बनते हैं ना। तो श्रीलंगम मठ, जो सबसे बड़ा मठ है वहां का, वहां के मठाधीश ने कहा कि सरकार यहां पर रेनोवेशन का काम कराने में भी 40% कमीशन मांगती है। आपको क्या इससे और ज्यादा चाहिए? और उसी ईश्वरप्पा भ्रष्ट चोर को प्रधानमंत्री जी फोन कर कर क्या कहते हैं, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरी मदद करेंगे,
आप भाजपा को जिताएंगे। अरे भ्रष्टाचार में लिप्त, जैसे सत्यपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से कोई दिक्कत नहीं, बस वो उनकी तरफ होने चाहिए। तो इन बातों को सबके सामने आना बड़ा जरूरी है। प्रीति जी, मनीष गुप्ता जवाब देंगे। पिछले 2 टर्म्स का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के शासन में, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या चीज स्टैब्लिश की? उन्होंने कहा पहले आरक्षण पर बोलवा लीजिए इनसे, क्योंकि ये बड़े सवाल पूछ रहे थे। अरे इनसे पहले आरक्षण अरे पर भैया, बोलवाइए कि आरक्षण की क्या स्थिति है। अरे बोल लूं मैं, आपको जवाब दे लूं मैं, 1 मिनट रुक जाओ। तो अब जब करप्शन फ्री गवर्नमेंट ऑलमोस्ट चल रही है, इनको लग रहा है कि अगर हमने इस करप्शन पर अटैक नहीं किया, इनके इस थीम पर अटैक नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जनता हमें नकार देगी। इसीलिए चाहे इनके पास कोई एविडेंस है या नहीं है, कोई बात है, मसाला है, मीडिया में कोई डॉक्यूमेंट है नहीं है, आप कोर्ट में गए हैं नहीं है, आपके नेता टॉप के नेता जो है करप्शन में फंसे हैं, जमानत पर हैं, तो आपके पास क्या है? आप बस बयान लगाएं, बयान दे दो, अरविंद केजरीवाल की तरह आरोप लगा दो, बाद में माफी मांग लेना। माफी मांग लेते तो ठीक, जेल जाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का ब्रजेश कलप्पा भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। संतोष पाटिल की सूखे जिसपे ये लिखा ब्रजेश कलप्पा, सूखे 40% कमीशन मांग रहे थे। पक्का सबूत लाओ। ब्रजेश कलप्पा आम आदमी पार्टी के हेराल्ड के 90 करोड़ कहाँ चले गए बताने। ब्रजेश जी, आपको लगता है मेरी आवाज नहीं आ रही? सही जवाब। प्रीति, आपने पूरी बात मेरी मुकम्मल होने नहीं दी, और जहां से बात आपने खत्म करी थी, मैं फिर से दोबारा से वहीं से शुरू करता हूं। तेज बोलिएगा, तेज। मैं कह रहा हूं, जहां से बात आपने खत्म करी थी, मैं फिर से बात वहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि आपने ये बोला था कि ये आपके पास कहां से। मैं एक आकलन कर रहा था कि मैंने उसको हिमाचल चुनाव को भी बहुत करीब से देखा था, और उसके बाद मैंने गुजरात चुनाव को भी देखा था। आरक्षण में इतने बदलाव हो रहे हैं, उस पे बात कीजिए। सुनिए, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ का सहारा लेती है। जो उनका मास्टर स्ट्रोक होता है वो झूठ का प्रोपेगेंडा होता है। उसमें सत्यात्मक और तथ्यात्मक तौर से वो फैक्ट्स को किस तरीके से घुमा करके बात करते हैं, वो धरातल के ऊपर नहीं उतरेगी। सच्चाई और अरे मनीष भाई यार, क्या समस्या है? बोलने तो दीजिए भाई। ठीक है, बोलने दीजिए, पहले अपनी बात रख लें। सही जवाब अपनी बात रख लें, उसके बाद बीच में बोलिएगा। सही जवाब बोलिए। समस्या देखिए, समस्या इस वक्त क्या है? भारतीय जनता पार्टी को आपको पता होगा 8 ठोके कहां पकड़े गए थे, उसके बारे में आज तक कभी कोई चर्चा नहीं हुई। अभी यहाँ पर सतपाल मलिक साहब कोई बात उठा रहे हैं बार बार लगातार, ठीक है, वहां पर कोई चर्चा नहीं हो रही। अडानी के मुद्दे को लेकर के भी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसी पॉलिटिक्स के ऊपर वो अपनी बड़ी क्लीन इमेज लेकर के आए थे। करप्शन के मुद्दे के ऊपर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रचंड बहुमत मिला था, और तमाम, चाहे वो आप देखेंगे सरकारें जब 2018 के पहले के देखेंगे, 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह हर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाई, और माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे के नाम पर वोट मिल रहा है। लेकिन कर्नाटक में समस्या क्या प्रीति? सारे आंकड़ों के ऊपर तो हम बहस करते, लेकिन सच्चाई ये है, इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे के आगे कर्नाटक के अंदर वोट नहीं मिल रहा है। जो ब्रांड मोदी की आप इमेज बना रहे थे पूरे देश के अंदर, वो प्रदेश बाई प्रदेश जो है वो कम होती चली जा रही है, और इसका इम्पैक्ट 2024 में भी आपको नजर आने को मिलेगा। आप सतही बात कर रहे हैं, सही जवाब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो उनका जो चेहरा है, जो बिग फेस, जिसपे पूरा की पूरी जो बीजेपी चुनाव लड़ती है, वोट मांगती है, ऐसे में आप अभी चुनाव है नॉर्थ ईस्ट में, क्या कहेंगे आप? बीजेपी मुंह की खाई है, क्या कहेंगे आप? ऐसे कुछ भी नहीं कह सकते ना। मैं कह रही हूँ कर्नाटक के भरोसे से इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं आप। ना सुनिए तो प्रीति, उसके पीछे आप थोड़ा तथ्यों को भी अगर खंगालेगी, पिछले चुनाव के अंदर कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रीति मैंडेट नहीं मिला। मनीष गुप्ता मैंडेट नहीं मिला था। देखिए, आपने नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया, आपने देखा अभी अरुणाचल प्रदेश और आसाम के बीच में जो सीमा विवाद खत्म हुआ, ऐसे कितने विवाद खत्म हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट अब प्रगति में जा रहा है। 1991 में ऑपरेशन फाल्कन क्या मोदी जी करके आए थे, और अगर वहाँ का एक मुंबई कर्नाटक भी है, जिसकी बहुत सी जो मुंबई, सुनिए, जो महाराष्ट्र का इम्पैक्ट डालते हैं,
और इसी कांग्रेस ठीक है, ब्रजेश कलप्पा भी आ गए आम आदमी पार्टी से हमारे साथ, उनको आवाज आ रही है। ब्रजेश जी, महाराष्ट्र के अंदर भी इसका इम्पैक्ट जी, जाएगा। आपको मेरा आवाज बोलिए। सुन रही है? हाँ, बोलिए। मैं थोड़ा बोल लेता हूँ। भ्रष्टाचार की बात है, आम आदमी पार्टी, मैं हाँ, थोड़ा बोल लेता हूँ। भ्रष्टाचार पे बात आम ये आदमी है पार्टी, हाँ बोलिए। चलिए आप लोग भी जी। सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ब्रजेश कलप्पा भ्रष्टाचार पे बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मनीष जी कह रहे थे कि हाँ। भ्रष्टाचार नहीं है हाँ। और भ्रष्टाचार का कोई यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है। उनको शायद पता नहीं होगा कि यहाँ का जो मंत्री, एक एमएलए जो थे, वो मिस्टर मडाल विरूपाक्षप्पा, उनके पास से 8 करोड़ रुपया वो बरामद हुआ था और लोकायुक्ता ने उनको पकड़ा हुआ है। और अभी ये मांग रहे हैं कि भाई प्रूफ दीजिए। प्रूफ जो है, जैसे इन्होंने बताया कि संतोष पाटिल, उन्होंने क्यों खुदकुशी कर ली। दूसरा एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अरविंद लिंबावली का नाम लेकर के खुदकुशी क्यों कर लिया। टी संकीर जवाब ये जो देंगे, है- भाजपा के प्रवक्ता और- कर्नाटक से। हाँ, लेकिन वैसे और सर बात भ्रष्टाचार ये के है मुद्दे कि- में जिस तरीके से आपकी पार्टी कट्टर किसको ईमानदार गिरफ्तार पार्टी करते के हैं? लेवल को लेकर के आगे बढ़ रही थी और जिस तरीके से आपकी पार्टी के आगे से कट्टर ईमानदार हटा है, उसके बाद भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल वैसे आम आदमी पार्टी से कर्नाटक में पूछे जाएंगे कि इतने आरोप लगे हैं दिल्ली में, उसके बाद हम लोग आम आदमी पार्टी को वोट दें या नहीं दें, बहुत जायज सवाल है। ब्रजेश कलप्पा जी, क्यों आपको इस विधानसभा चुनाव में कर्नाटक के लोग वोट देंगे? जिस बड़े तमगे के साथ आपकी पार्टी आगे बढ़ी थी, कट्टर ईमानदार पार्टी, उसी पर इतने प्रहार हुए, आपके बड़े बड़े नेता जेल में हैं, क्यों आपको कर्नाटक में वोट करेंगे कर्नाटक के लोग? ब्रजेश कलप्पा, कर्नाटक के लोग इसीलिए वोट हमको देंगे क्योंकि कर्नाटक में भी मैं बैठा हूं और यहाँ पे जो है, जैसे मैंने बताया, सीजर जो है 8 करोड़ रुपया हुआ है माधल विरूपाक्षप्पा के पास। एक दूसरा है कि एक जो है एक खुदकुशी कर लिया जो संतोष पाटिल जो है। तीसरा जो है वो अरविंद लिंबावली का नाम लेकर के जवाब खुदकुशी कर देंगे लिया। सर, ठीक है। इसने एक चीज बताइए, हाँ। मनीष सिसोदिया के नाम से या तो फिर मिस्टर जैन के नाम से हाँ। कोई भी 1 रुपए का पैसा भी जो है वो सीज हुआ है क्या? हाँ, बिना सीज हुए आप तो सीबीआई, ईडी, आईटी सबको लगा रहे हैं। जहाँ पे किसी के नाम पे सीबीआई नहीं है, ईडी नहीं है, संकीर्त जी जवाब, हाँ, टी संकीर्त हैं, जवाब देंगे भाजपा के प्रवक्ता संकीर्त जी, बोलिए। इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं ब्रजेश कलप्पा जी। प्रीति जी, इनको समझ नहीं आ रहा, मनीष सिसोदिया को कोर्ट जमानत देने को तैयार नहीं है। हाँ। साफ दिख के आएंगे दोषी है। ये क्या होगा कि 14 साल को जाएंगे, 14 साल को जाएंगे बस, और अकेले जाएंगे या उनके अच्छा मनीष जी एक काउंटर सवाल कर लूं? प्रीति एक काउंटर सवाल करने दीजिए। पूछिए। 10 सेकंड के। अच्छा मनीष जी और भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ता के तौर पे जरा ये बताएं, अभी सतपाल मलिक साहब ने राम माधव के ऊपर एक आरोप लगाए हैं, तो सीबीआई जाकर के वहां घंटी बजाएगी या घंटा बजाएगी, ये बता दीजिए मुझको जाकर के, या ईडी जाकर के कोई घंटा या घंटी बजा दे जाकर के, तो थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन हो जाए कि सिर्फ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सिर्फ विपक्ष के लिए है या कोई ऐसी जवाब दीजिए। आप तो पूरा का पूरा पैसेज पढ़ रहे हैं, बोले दीजिए। हाँ, अब मैं आज आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, और जवाब देने के बाद इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से दिमाग में लगा लेना और अलग अलग चरणों पर यही क्वेश्चन बार बार मत पूछना। तो सुनो, सीबीआई किसी भी केस की सीबीआई जांच का एक प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल बिल्कुल नई बात बता दी भाई। अरे नई बात अरे आराम हो जाएगा, जवाब दे दीजिए। अभी गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा, तो देशद्रोह की बात करी उन्होंने कि राहुल गांधी अनडिजायरेबल बिजनेस के लोगों से मिलते थे, जिससे मिलते थे राहुल गांधी। तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की है। ठीक है, प्रवक्ता बीजेपी के सुन लेते हैं कर्नाटक से संकीर्त जी। अच्छा मौका दे दीजिए, बोलने दीजिए आपस में नहीं यार, बोलने दीजिए। संकीर्त जी बोलिए। इतने गंभीर आरोप, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं ब्रजेश कलप्पा, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपकी सरकार है कर्नाटक में, क्या किया आप लोगों ने? देखिए पहले मैं थोड़ा जोर बोलिए संकीर्त जी। सरकार में आप लोग और चुनाव है, उसके बाद भी जबान अगर आवाज नहीं निकलेगी तो कैसे कैंपेन करेंगे? थोड़ा तेज बोलिए, नेशनल टेलीविजन है ये। लेंगे ना,
ये 40% लेने के बाद अरे वो भाई बोलेंगे, सैयद जी, ऐसे नहीं बोलते हैं। सुनो पहले बात, सुनो पहले मेरी बात। आपको आप प्रीति पहले आरक्षण के बारे 40% में देंगे, तभी आरक्षण ये का जोर से बारे बोलेंगे। में बोलने आपको दीजिए। कर्नाटका का आरक्षण के बारे में सैयद जी को कोई जानकारी नहीं है, थोड़ा जानकारी लेके बात करना, नहीं तो प्लीज डू नॉट ट्राई टू डिविएट द टॉपिक। पहले जो आरक्षण का हमने इंक्रीज किया दलितों का, वो जियो होकर केंद्र सरकार के पास प्रस्तावन दी गई है, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगा, सुन लीजिए। दूसरा सवाल है भ्रष्टाचार का। अरे भाई कांग्रेस का लोग एक लोकायुक्त का उतना बात कर रहे हैं ना, मॉडल विरूपक नहीं तो लेकिन प्रवक्ता है नीरज मिश्रा कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि नुकसान होगा आपको, आपके बड़े बड़े लोग। अरे शेट्टार छोड़ के गए ना कांग्रेस में, शेट्टार छोड़ के गए ना कांग्रेस में, आपको क्यों नहीं? आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं होने वाला है। जब तक भ्रष्टाचार का सवाल है, 2013 से 2018 तक एसीबी था, वो किसने बनाया था? वो कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया था। किसके लिए बनाया था? सिद्धरामैया और उसका मंत्री दल और उसका एमएलए को बचाने के लिए। ये है उसका ये, और कांग्रेस वाला हमको भाषण दे रहे हैं भ्रष्टाचार के ऊपर, उसका पूरा सिद्धरामैया और उसका 13 मंत्री के ऊपर एफआईआर जान चुके थे और भी उसका केसेस चार्जेस चल रहा है। ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखकर बात करना। और संतोष पाटिल कितना बार बोलेगा? संतोष पाटिल का केस 2022 मई 30 का एक डिफेमेशन केस के लिए ऑर्डर हुआ था, उसके बारे में जानकारी है क्या? नहीं है। तो हाफ फैक्ट्स हाफ ट्रूथ इज ऑलवेज डेंजरस। मेरा माय डियर कांग्रेस नीरज मिश्रा, जल्दी से नीरज मिश्रा ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस बार मुद्दा है उसका डेवलपमेंट का, डबल इंजन सरकार का, बीजेपी का ही भरोसा का मुद्दा लेकर कर आप ही की सरकार को भूल गए क्या? संकीर्त जी, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, अभी भी विकास के मुद्दे पर। अरे आगे क्या करिएगा उसके बारे में क्या कहना है? सुनिए एक सेकंड मनीष जी, नहीं मनीष जी, ठीक है, आप ही से जवाब मांगती हूँ मैं। अभी टी संकीर्त जी ने कहा कि विकास के मुद्दे पर, मैं कह रही 5 सालों से तो आप ही की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है कर्नाटक में, तो विकास के जो विकास हमने किया है, नहीं जो विकास हमने किया है उस लोगों तक हमने पहुंचाया है, वो विकास लेकर और 5 साल एक बार और विकास की चले नीरज मिश्रा जी, अच्छा सुन लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ काउंटर कर रहे, बोलिए जल्दी से नीरज जी। प्रीति जी ये तो कह रहे हैं कि और 5 साल चाहिए, हम और विकास करेंगे, बताइए जल्दी से। सुनिए नीरज जी, मैदान खाली है, इस बार भी कांग्रेस अगर परचम नहीं लहरा पाई तब तो मैं कहती हूँ आप लोग फिर कैसे 24 में लड़ पाइएगा? बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी, मतलब मैं तो कहती हूँ चाणक्य को बुलाने की जरूरत पड़ेगी। सैयद जवाब भी इधर मुस्कुरा रहे हैं। आपके चैनल पर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता सैयद जवाब 150 पार होगी और 40% वाली जो सरकार है वो 40 के नीचे रहेगी। अब इनकी जरा विकास की गाथा सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि मैसूर वाला हाईवे इन्होंने बनाया, इनके ही नेता है सीटी रवि, विधायक है वहीं बैंगलोर के आसपास कहीं से। जब उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी से वो हाईवे गुजरा तो वहां स्विमिंग पूल बन गया और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि प्रधानमंत्री जी स्विमिंग पूल में तैर के जाएं कि गाड़ी चला कर जाएं। और ये उनसे वहां के लोगों ने पूछा, किधर है? इन्होंने मेट्रो की बात की, ये जो व्हाइट फील्ड में मेट्रो बनाया है, दीदी आपको पता होगा, ये सिंगल लाइन मेट्रो है, ना अप ना डाउन, एक ट्रैक पर मेट्रो चल रही है और पूरे बैंगलोर में कहीं से कनेक्ट नहीं होती है। तो ये तो प्रधानमंत्री जी को क्योंकि बार बार बुला रहे थे तो कुछ तो कराना था, तो आधे अधूरे कामों के फीते कटवा लिए प्रधानमंत्री जी से, उससे नुकसान ज्यादा हो गया। लेकिन एक चीज और है नीरज मिश्रा जी, कई बार देखा गया, नीरज मिश्रा जी कई बार देखा गया है कि जैसे हवा, जैसे माहौल बनाया जाता है जब चुनाव में, आपने देखा होगा, हम लोग का चुनाव में तो कई बार चुनाव कवर कर चुकी हूँ, आप भी जाते होंगे, गए ही हैं, तो ऐसे में देखिए माहौल होता है कि ठीक है कांग्रेस जीत रही है, जैसे कि हमने देखा था बंगाल में कि बीजेपी जीत रही है, लेकिन जैसे ही बंगाल बहुत बड़ा उदाहरण है नीरज जी कि बीजेपी जीत रही है, वैसे ही अभी कर्नाटक में चल रहा है कि कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस इस बार जीत जाएगी। लेकिन जनता का मूड आप नहीं जानते, कहीं वहां बंगाल जैसा हाल ना हो जाए, टीएमसी जीत कर सत्ता में ना आ जाए, बीजेपी अगर जीत गई फिर ऐसा भी तो हो सकता है। अभी आपने प्रियंका जी के रोड शो को विजुअल देखे तो देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण की तो बहुत जरूरत है नहीं। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली जो सरकार है उसको वहां से भगाने का तय कर दिया है। और जैसा आप कह रही हैं कि दक्षिण का जो आखिरी किला, इकलौता किला है, वो जैसे ही ध्वस्त होगा तो 24 के लिए जो इनकी सिट्टी बिट्टी होगी ना,
प्रधानमंत्री जी झोला मैं निकल ढूंढना रहा हूं शुरू भैया। करेंगे हाँ, 13 अप्रैल के ठीक है बाद। मनीष जी, मनीष जी, इसीलिए मनीष जो जी, होना है मनीष उसको गुप्ता जी, चलने दीजिए। ठीक है मनीष गुप्ता जी, उसके प्रीति बाद में जी, ब्रजेश कलप्पा। प्रीति- हाँ बोलिए बोलिए प्रीति जी, नीरज बोलिए। मनीष गुप्ता जी के ऊपर सिर्फ एक बात, क्योंकि वो सैयद जवाद ने जब कहा क्या बोलिए। कि भाजपा प्रवक्ता है, हाँ हाँ, तो मनीष जी ने भी बोला उनको कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप प्रवक्ता आपस में आप प्रवक्ता हैं कि कौन क्या देखिए है। देखिए चलिए प्रीति जी, मनीष लिख गुप्ता दिया जी। कीजिए, जो जिसका प्रवक्ता है उसको नीचे लिखवा अच्छा दिया कीजिए। कलप्पा जी, ब्रजेश कलप्पा जी कर्नाटक से हाथ उठा रहे बार बार। कलप्पा जी बोलिए। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ प्रीति जी, हम्म। जो मनीष जी ने कहा था, ये कहा था कि भाई देखो मनीष सिसोदिया का दोबारा जो है वो बेल रिजेक्ट हो गया है, तो इसका मतलब अगर मनीष सिसोदिया गलत है तो ये भी होगा कि भाई अमित शाह साहब जो है कुछ दिन तक जेल में थे, उनके बार बार जो है बेल रिजेक्ट हो रहा था, वो तड़ीपार भी हो गया था, तब वो गलत था क्या? ठीक है ठीक है ठीक देखिए, है ऐसा मनीष है जी, कि मनीष जी, कुछ- मनीष जी, कुछ मनीष जी, कारणों से कुछ कारणों से जो है इंटरिम बेल मिलता नहीं है, जल्दी से कुछ जल्दी कारणों से से मिलता नहीं ठीक है, ठीक तो है। आप अगर मनीष सिसोदिया को अगर सोचते हो कि भाई 100% गलत है, तो ये भी मान लीजिएगा कि भाई अमित शाह भी गलत थे। अच्छा ठीक है मनीष जी जल्दी से बोलिए, फिर आवाज नहीं जा रही शायद आपके पास, जल्दी से। देखिए, जिस तरीके से चुनाव कांग्रेस कर्नाटक में लड़ रही है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ रही है, मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो या आत्मघाती कदम साबित हो, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के मामले में जबरदस्त रहा है और भाजपा और जिस तरह से आरोप लगा रही है, ये जानना बड़ा रोचक होगा कि चुनावों का क्या होगा और ये चुनाव कांग्रेस की आने वाली राह को या कठिन करेंगे, आसान करेंगे, देखने की बात होगी। ठीक है, हमारे साथ नीरज मिश्रा हाथ उठा रहे हैं। नीरज क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए। प्रीति जी देखिए आम आदमी पार्टी को हल्के में मत लीजिए। आप लोग मुस्कुरा मुस्कुराते रहो कि आम आदमी पार्टी हमारा क्या कर लेगी, हम तो जीत के आएंगे। वोट कटवा पार्टी के तौर पर बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। देखिए ना, देश के अंदर जो दो सबसे बड़े भ्रष्टाचार के मामले हैं, एक तो अडानी जी का भ्रष्टाचार, हाँ। जिसके सीधे तार शहंशाह से जुड़ते हैं, और दूसरा जो पीएम केयर्स पे आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पीएम केयर्स जिसके अंदर देश की गरीब जनता ने पैसा दिया कि उससे देश का कुछ भला होगा, उसका जो भ्रष्टाचार है उस पे सीबीआई ईडी कब प्रधानमंत्री के घर पे दस्तक देगी? क्यों 60% पैसा उसमें सरकारी एजेंसियों ने डाला? ना नीरज जी, सुनिए नीरज जी, चिट्ठी लिखी है आपने प्रधानमंत्री पीएमओ में, आपने कोई चिट्ठी लिखी है क्या? लिखिए तो दिखाइए क्या आप इस मुद्दे पर कुछ जवाब चाह रहे पर्सनली। हमारे पास समय बहुत कम है। फाइनल कमेंट भाजपा के प्रवक्ता टी संकीर्त, फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, हमारा कांग्रेस प्रवक्ता ने फिर से झूठाई का ही आरोप दिया है। पहला, सीटी रवि चिकमंगलुरु का विधायक है, मैसूर का नहीं, और उसने कोई चिट्ठी नहीं लिखा। चिट्ठी लिखा तो उसका दिखा दीजिए। ये झूठाई का है, तब उसका झूठ का ही वादा करते हैं कांग्रेस के लोग। सच नहीं, उसको सच बताने में बहुत शर्म आती है, उसके लिए ऐसा झूठा मुद्दा लेकर लोग के पास जाते हैं। और ऐसा ही कांग्रेस ने पहले ही किया था। हम 30 सीट जो बाहर से लोग आते हैं, विपक्ष से आते हैं, उसको देने के लिए हम रिजर्व रखेंगे। ऐसा ही है, कांग्रेस इस बार हारने वाली है, उसका कोई एज नहीं है। दूसरा चीज है, कांग्रेस ने अकेला वो जीत नहीं पा रहे, उसके लिए वो एसडीपीआई और सीपीआई का सबका सपोर्ट ले रहे हैं। और हमारा पास लोग जो छोड़ के जाता है उसके साथ वो लोग इकट्ठा होकर वो जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं। माननीय प्रयत्न होगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार संपूर्ण बहुमत का स्पष्ट सरकार डबल इंजन का बनाएंगे, 130 के ऊपर सीट जीतेंगे। अरे महाराज सुन तो लीजिए, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा? मुझे राहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये जो 40% वाला मामला है, आप लगता है नीरज जी को फोन करके आए डिबेट में? आपकी रुकेगा? हर बात पे नीरज जी मुस्कुरा रहे हैं। सैयद जवाद फोन करके आए थे क्या आप नीरज जी को? कोई कंप्लेंट फाइल किया? अच्छा कोई बात नहीं, फाइनल कमेंट प्लीज, फाइनल कमेंट सैयद जवाद प्लीज बोलिए। नहीं, ये प्रीति देखिए, ये जो 40% वाला कमीशन का मुद्दा जिस तरीके से कांग्रेस ने उठाया है, फाइनल कमेंट है वो डेफिनेट जी मैं फाइनल कर रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला। ठीक है, नीरज मिश्रा फाइनल। आपका सपना में होगा वो। प्रीति जी, मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि मैसूर में हमने पिछली भारत जोड़ो यात्रा में दिवाली मनाई थी, तो अगले महीने जब चुनाव का निर्णय आएगा तो हम लोग फिर वहां पर दिवाली मनाएंगे। हम लोग 150 पार रहेंगे। जो 40% कमीशन की सरकार है वो 40 के नीचे रहेगी। यही फाइनल। ब्रजेश कलप्पा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, फाइनल कमेंट पार्टी लाइन से।
नहीं देखिए प्रीति जी, आजकल जो है यहाँ का माहौल है ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को 40 सीट भी मिलना बहुत मुश्किल होगा और 100% जो है वो 40% कमीशन के कारण से ही इनको बहुत मार पड़ने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ कर्नाटक के महासंग्राम यानी कि हमारे प्राइम टाइम डिबेट में तमाम नेता आए और साथ ही तमाम प्रवक्ता और अपनी अपनी बातों को रखा। ऐसे में कर्नाटक के महासंग्राम में क्या होगा, किसकी कर्नाटक होगी और कौन सत्ता से बाहर होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कर्नाटक से ब्रेक पे हम चलेंगे, लेकिन हमारे पास बड़ी खबर आ रही है क्योंकि प्रियंका गांधी भी ताबड़तोड़ जा रही हैं, कर्नाटक के दौरे पर हैं। क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी, आपको सुनवा देते हैं। ठीक है, चलिए ब्रेक लेना पड़ेगा हमें। प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही है ब्रेक के बाद आपको सुनवा देंगे, लेकिन अभी छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।